क्या ताजमहल की बेदाग खूबसूरती और अंतरिक्ष में ग्रहों के घूमने और किसी इंसान के बिना डरे सच बोलने की हिम्मत, मतलब इन सब के बीच कोई एक धागा हो सकता है जो इन सबको आपस में जोड़ता हो। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। हम गणित के इर्द गिर्द बुने गए उन जालों को हटाने जा रहे हैं जो इसे सिर्फ ब्लैकबोर्ड पर लिखे डरावने फॉर्मूलों और उलझी हुई गणनाओं तक सीमित कर देते हैं। चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं है, ये मानव सभ्यता का दर्पण है, इस अनंत ब्रह्मांड की छिपी हुई भाषा है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे सोचने के तरीके, मतलब हमारे तर्क करने की क्षमता का मूल आधार है। आज हम यही देखेंगे कि ये असल में क्या है और क्यों इतना मायने रखता है। बिल्कुल, और ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अक्सर लोग गणित को एक नीरस विषय मानकर किताबों में बंद कर देते हैं, पर आज हम संख्याओं से परे जाकर उस दार्शनिक और तार्किक ढांचे को समझेंगे जिस पर हमारा पूरा विज्ञान टिका है। हाँ, और सिर्फ विज्ञान ही नहीं, हमारा समाज और यहाँ तक कि हमारी डिसीजन मेकिंग भी इसी पर टिकी है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू से। हमने अक्सर पढ़ा है कि कोई सभ्यता कितनी महान थी, ये उसकी कला या उसके साम्राज्य से तय होता है। लेकिन जो हमने सोर्स मटेरियल देखा है उसमें एक अलग नजरिया है। जी, हॉगबेन का वो कथन। हाँ, हॉगबेन। उनका कहना है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का असली दर्पण है, एक ऐसा आईना जिसमें समाज अपनी प्रगति देख सकता है। मतलब ताजमहल का ही उदाहरण ले लेते हैं। हम उसकी कला, नक्काशी की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या असल में उसकी पूरी नींव गणितीय सटीकता पर ही नहीं टिकी है? एकदम सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो किसी भी समाज का विकास इसी बात पर निर्भर करता है कि उनकी गणितीय समझ कितनी उन्नत थी। इतिहास में व्यापार के लेन देन से लेकर त्योहारों की सटीक तिथियां तय करने तक सब जगह गणित ही है। बिल्कुल, इन सब के पीछे ज्योमेट्री और सटीक गणनाओं का ही हाथ रहा है। ताजमहल की वो अचूक समरूपता, उसका वो अद्भुत संतुलन, बिना ज्योमेट्री के गहरे ज्ञान के वैसी कोई भी ऐतिहासिक इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती थी। हम जिसे कला का चरम मानते हैं, वो असल में पत्थरों में उकेरा गया एक विशाल गणितीय समीकरण है। अरे वाह, ये सोचना सच में पूरा नजरिया बदलने वाला है। मतलब हम एक इमारत को देख रहे हैं, लेकिन असल में वो एक फॉर्मूला है। और ये बात सिर्फ इंसानों की बनाई इमारतों तक नहीं है। गैलीलियो ने तो यहां तक कहा है कि गणित वो भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की है। हाँ, गैलीलियो का ये विचार सदियों से विचारकों को अचंभित करता आया है। अगर हम प्रकृति को देखें तो दुनिया की हर भौतिक संरचना के पीछे एक छिपी हुई गणितीय व्यवस्था है। ग्रहों का एक फिक्स कक्षा में घूमना हो, तारों के बीच की दूरी हो, या मौसम का बदलना हो। बिल्कुल, ये सब गणित के सख्त नियमों से बंधा है। इसी वजह से कांट जैसे दार्शनिकों ने तर्क दिया है कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही असली विज्ञान है जब तक उसे गणितीय आंकड़ों में मापा जा सके। ये पैमाना थोड़ा सख्त नहीं हो गया? मेरा मतलब है, अगर कोई जीव विज्ञान या बायोलॉजी पढ़ रहा है तो उसमें हर जगह गणित कैसे लागू हो सकता है? देखिए, अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन उसे प्रमाणित विज्ञान नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए कोई बायोलॉजी में कोशिकाओं को देख रहा है, जब तक वो ये मापन नहीं करती कि कोशिकाएं किस अनुपात में विभाजित हो रही हैं। अच्छा, रेशियो और नंबर्स में। हाँ, या डीएनए का ज्यामितीय ढांचा कैसा है, तब तक वो केवल एक अवलोकन है। विज्ञान को सिद्ध करने के लिए गणितीय प्रमाण चाहिए ही। इसीलिए रॉजर बेकन ने इसे सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी कहा है। बिना इसके आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के रहस्य सुलझा ही नहीं सकते। मतलब गणित वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बिना विज्ञान का कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। भौतिक दुनिया का ये रिश्ता तो साफ हो गया, लेकिन यहाँ से एक और बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा थोड़ा अजीब मोड़ आता है। हमने शुरुआत में बात की थी कि ये इंसान के सच बोलने की हिम्मत से भी जुड़ा है। लॉजिक और बौद्धिक विकास का हिस्सा। हाँ, मतलब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक बच्चा जो अलजेब्रा हल कर रहा है, वो अचानक से सच बोलने की हिम्मत कैसे जुटा लेगा? सच बोलने को हम हमेशा एथिक्स या नैतिकता से जोड़ते हैं। गणित से इसका क्या लेना देना है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, जॉन लॉक ने कहा था कि गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत डालता है। ये दिमाग की कसरत है।
गणित हमें कोई नैतिक उपदेश नहीं देता, बल्कि ये हमारे दिमाग की वायरिंग बदल देता है। डंटन का भी यही मानना था कि ये तर्कसंगत और सत्य बोलने की हिम्मत देता है। गणित में भावनाओं या अनुमान की कोई जगह नहीं होती। मतलब कोई गेस वर्क नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहता है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो चाहे कितनी भी लंबी बहस हो, वो उसे 5 साबित नहीं कर सकता। उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होता। हाँ, वहाँ सच सिर्फ सच है। ठीक कहा। जब बचपन से ही दिमाग इस सटीक सत्य के साथ काम करना सीखता है, तो उसके अंदर बिना डरे सच कहने की आदत विकसित होती है। दिमाग ये समझने लगता है कि जो बात ठोस तर्कों पर खरी उतरती है, वही सच है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये अंधविश्वास को खत्म करने का भी टूल है? क्योंकि अगर किसी को क्यों और कैसे जानने की आदत पड़ गई, तो वो बिना सबूत किसी सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करेगा। एकदम सही। गणित की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो कारण मांगता है। नियम है तो क्यों है, उसका प्रमाण क्या है। जब ये तार्किक विशेषता हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है, तो इंसान समाज में फैले अंधविश्वासों पर भी सवाल उठाता है। वाह, ये एक ऐसी मानसिक मशीन है जो सिर्फ ठोस सबूतों के ईंधन पर चलती है। पर यहाँ एक विरोधाभास खड़ा होता है। ये मशीन जिस चीज से बनी है, वही सबसे बड़ा रहस्य है। आप इसकी अमूर्त प्रकृति की बात कर रहे हैं। हाँ। मार्शल एच स्टोन और हेनरी पोंकरे ने इसके बारे में जो कहा है कि गणित पूरी तरह से अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट है। इसका कोई भौतिक वजूद है ही नहीं। मतलब अगर मैं कहूँ 5, तो 5 नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है जिसे मैं जाकर छू सकूं। मतलब हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी शुद्ध गणित से भौतिक रूप में नहीं टकराते। हम सिर्फ उसके नतीजों को देखते हैं। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये अमूर्त तत्वों से बनी व्यवस्था है। जैसा आपने कहा, संख्या 5 अपने आप में कुछ नहीं है, वो बस हमारे दिमाग में एक आइडिया है। क्या किसी ने सड़क पर किसी 5 को चलते हुए देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन 5 सेब देखे जा सकते हैं, 5 गाड़ियां देखी जा सकती हैं। पोंकरे के सिद्धांत के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को एक ही नाम देना गणित है। चाहे वो 5 किलो वजन हो या 5 त्रिकोण, दोनों में जो कॉमन है वो गणित है। अच्छा, तो वो मूर्त या कॉन्क्रीट वस्तुओं के जरिए अमूर्त को समझाता है। हमारे सोर्स में एक एमसीक्यू भी था जो इसी पर फोकस करता है कि गणित की अवधारणाएं अमूर्त, श्रेणीबद्ध और तर्कसंगत होती हैं, पर मूल रूप से मूर्त नहीं होती। बिल्कुल, वो अमूर्त विचार हमारे दिमाग में मौजूद रहता है, और जब हम उसे असल जिंदगी की चीजों पर लागू करते हैं, तब वो कॉन्क्रीट रूप लेता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम किसी अदृश्य शक्ति के नियमों से दुनिया को समझ रहे हैं। पर यार, यहाँ एक उलझन है। जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जैसे दर्शन या कविता, उनमें हर इंसान की अपनी व्याख्या होती है, बहुत भ्रम पैदा होता है। लेकिन गणित इतना अमूर्त होने के बावजूद इतना सटीक कैसे है? क्योंकि इसकी भाषा बहुत स्पष्ट, संक्षिप्त और निश्चित होती है। इसके हर प्रतीक का एक फिक्स मतलब होता है। प्लस के निशान का मतलब हमेशा जोड़ना ही होगा। अमूर्त होने का मतलब धुंधला होना नहीं है, बल्कि ये विचारों का सबसे पारदर्शी रूप है। और शायद इसी वजह से ये ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचता है जिनमें कोई बात अधूरी नहीं छूटती। जैसा बेंजामिन पियर्स ने कहा था, ये आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचाता है। बिल्कुल, और परिणामों की इसी निश्चितता के कारण व्यक्ति, स्थान या समय बदलने से नियम नहीं बदलते। भारत में लागू नियम अमेरिका में भी वही रहेगा। 2+3 हमेशा 5 ही रहेगा। लेकिन फिर एक सवाल आता है, अगर इसके नियम इतने फिक्स हैं, सब कुछ इतना तय है, तो क्या गणित एक रुकी हुई, मेरा मतलब एक स्टैटिक चीज नहीं बन गया? एक ऐसा विषय जो बस लिख दिया गया और हमेशा वैसा ही रहेगा? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। गणित कोई पुरानी या रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक बहुत ही गतिशील विषय है। लगातार नए अनुसंधान हो रहे हैं। इसकी निश्चितता परिणामों में है, प्रक्रिया में नहीं। अच्छा, मतलब रास्ते नए खोजे जा सकते हैं। हाँ, इसमें मौलिकता की पूरी आजादी होती है। समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजना हमेशा चलता रहता है। लेकिन यहाँ एक और तकनीकी पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो क्या? अक्सर ये माना जाता है कि गणित में जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रमाणित है, लेकिन ये सच नहीं है। हमारे सोर्स में जो भ्रांतियों का निवारण किया गया है, उसके अनुसार गणित में सभी प्रमेय और अभिगृहित प्रमाणित तथ्य हैं। ये कथन पूरी तरह गलत है। रुकिए, ये कैसे हो सकता है? जो विषय हर बात का सबूत मांगता है, वहां सब कुछ प्रमाणित नहीं है? यहीं पर प्रमेय, जिसे हम थ्योरम्स कहते हैं, और अभिगृहित यानी एक्सियम्स का तकनीकी अंतर आता है।
प्रमेयों को तो तार्किक रूप से सिद्ध किया जाता है, लेकिन अभिगृहित वे बुनियादी नियम है जिन्हें बिना किसी प्रमाण के मान लिया जाता है। बिना प्रमाण के मान लिया जाता है, पर क्यों? क्योंकि वे स्वयं सिद्ध होते हैं। वे इतने बेसिक और स्पष्ट होते हैं कि उन्हें साबित करने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे अगर दो चीजें किसी तीसरी चीज के बराबर हैं, तो वे दोनों आपस में भी बराबर होंगे। क्या आप इसे प्रमाणित करेंगे? नहीं, ये तो ऑब्वियस ही बात लग रही है। बस इन्हीं बिना प्रमाण के माने गए नियमों को नींव बनाकर गणित के बड़े बड़े प्रमेय खड़े किए जाते हैं। अगर हम हर बुनियादी बात को सिद्ध करने बैठ जाएं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। पूरी तार्किक दुनिया कुछ बुनियादी मान्यताओं पर खड़ी है और फिर भी वो सबसे सटीक है। बिल्कुल। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये विषय इतना विशाल है, तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है। इसे पढ़ाया कैसे जाता है? मतलब अगर बचपन में मुझे ये बताया जाता कि गणित दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो शायद मैं कभी इससे डरता नहीं। इसके बजाय हमें सिर्फ फॉर्मूले रटाए जाते हैं। और यही हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी है। डेविड व्हीलर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है इस बारे में। हाँ, कि बहुत सारा गणित सीखने के बजाय ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। जी, यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली फॉर्मूलों पर क्यों टिकी है। असली लक्ष्य बच्चे के सोचने के तरीके को, उसके माइंडसेट को विकसित करना है, रटने के बजाय समस्याओं को समझदारी से हल करने लायक बनाना है। गणितीयकरण, इसका क्लासरूम में क्या मतलब हुआ? मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। चौथी क्लास में मुझे एरिया निकालना सिखाया गया था। टीचर ने फॉर्मूला लिख दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, और मैं बस सोचता था कि मैं इन दो लाइनों को गुणा क्यों कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस जवाब निकालना था। और यहीं पर व्हीलर का गणितीयकरण काम आता है। सोर्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्रफल सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका फॉर्मूले या अनुमान नहीं है, बल्कि टेसेलेशन या टाइलिंग का उपयोग करना है। टाइलिंग, मतलब जैसे हम घरों के फर्श पर टाइल्स लगाते हैं, वो वाला तरीका। असल में कैसे काम करता है? एकदम वैसे। अगर आप बच्चे को कुछ चौकोर टाइल्स दें और कहें कि इस पन्ने को बिना खाली जगह छोड़े ढको और फिर गिनो कि कितनी टाइल्स लगी। अच्छा, तो वो खुद देख रहा है। हाँ, बच्चा वास्तव में एक सतह को भर रहा होता है। वो उस अमूर्त क्षेत्रफल को मूर्त रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहा है। वो खुद खोज रहा है कि क्षेत्रफल असल में वो जगह है जो सतह पे घेरी गई है। ओहो, और इसके बाद अगर उसे फॉर्मूला बताया जाएगा, तो वो उसे रटेगा नहीं, उसका असली मतलब समझेगा। बिल्कुल, यही है अमूर्त से मूर्त की ओर जाने का सही तरीका। टेसेलेशन जैसे विजुअल तरीके बच्चे के मन में रटने के बजाय गणितीय समझ पैदा करते हैं। ये पूरी चर्चा सच में नजरिए को पलट देने वाली रही है। हमने आज के इस पूरे गहन अध्ययन में देखा कि गणित केवल किताबों में बंद संख्याओं का खेल नहीं है, यह वो दर्पण है जिसमें सभ्यता झलकती है, जैसा हॉगबेन ने कहा। और वो भाषा है जिसमें ब्रह्मांड लिखा गया है। हाँ, गैलीलियो की बात। यह हमें डटन के अनुसार सच बोलने की हिम्मत देता है और व्हीलर के अनुसार रटने के बजाय सोचने की एक गतिशील प्रक्रिया है। मतलब अगर हम इन सबको एक साथ रखें, तो ये सब इंसान की चेतना से जुड़ा है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, वो ये है कि गणित दुनिया की एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक भाषा है जो हर जगह एक समान है। तो इसी बात को आधार बनाकर मैं एक बहुत ही गहरा विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में कभी मानव जाति का संपर्क अंतरिक्ष में किसी बाहरी ग्रह की एलियन सभ्यता से होता है, अच्छा, तो क्या हमारी पहली बातचीत अंग्रेजी या किसी इंसानी भाषा में होगी? शायद नहीं। हमारी पहली बातचीत गणितीय समीकरणों में होगी। वेट, रियली? हाँ, क्योंकि अगर गैलीलियो के अनुसार ब्रह्मांड की भाषा गणित है, तो क्या पूरे ब्रह्मांड में 2 और 2 का मतलब 4 ही नहीं होगा, चाहे वो कोई भी ग्रह हो? अरे बाप रे, मतलब हम जिस चीज को बचपन में होमवर्क समझकर डरते थे, वो असल में एलियन से बात करने का जरिया हो सकती है। बिल्कुल। यह सच में एक ऐसा विचार है जो अवाक कर देता है। क्या पता ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में कोई और सभ्यता इन्हीं प्रमेयों और अभिग्रहितों के जरिए ब्रह्मांड के